नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा है। ये हमारी डाइट से रिलेटेड है। हम दिन रात मेहनत करते हैं 2 रोटी के लिए। ये रोटी क्या हमें सिर्फ जिंदा रख रही है या फिर हमें हेल्थ भी देती है? कहीं ये रोटी हमें रोगी तो नहीं बना रही है? भारत में सामान्यतः फुल्का रोटी खाई जाती है। ज़्यादातर घरों में यही रोटी बनती है। ये रोटी 2 मिनट में तवे पे फूल जाती है, फूल कर पक जाती है और हम यही रोटी खाते हैं। 2 मिनट वाली इस रोटी में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरीके से शुगर मीन्स शर्करा में रूपांतरण नहीं होता है। सिर्फ ये 50% ही पकी हुई होती है। इसीलिए अगर ये थोड़ी ठंडी हो जाती है तो फिर ये रबड़ की तरह हो जाती है और फिर इसे बहुत चबा चबा के खाना पड़ता है। इसे चबाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये दांतों पे चिपकती है और जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो ये थोड़ी अंदर से गीली सी लगती है। रोटी में अगर कुछ पूरी तरीके से सिकता है तो वो है ऊपरी परत, जो कि सूखी पपड़ी की तरह बन जाती है और वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, थोड़ी सी मीठी लगती है। वही जो है पार्ट पूरी तरीके से पका हुआ होता है। अधपका स्टार्च जब आंतों से गुजरता है तो वो सड़ता है और ये जब सड़ा हुआ स्टार्च शरीर से बाहर निकलता है तो पॉटी में खट्टी बदबू होती है। लेकिन अब हम इसे सामान्य मानते हैं क्योंकि सभी के साथ ऐसा हो रहा है। जब हम पूरी तरीके से पकी हुई रोटी खाते हैं तो ये पूरी तरीके से पका हुआ स्टार्च जब स्टूल बनता है तो उसमें मिट्टी जैसी स्मेल होती है, ना ही खट्टी बदबू होती है। ये जो अधपका स्टार्च है ये कमोड को भी खराब कर देता है। फुल्का रोटी जो है वो अधपका स्टार्च है और उसे पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर में अधपका खाना निकालने का कोई नियम नहीं है। यदि आपका खाना अधपका निकल रहा है तो या तो आप गलत खाना खा रहे हैं या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। अगर आप दिन में 2-3 रोटी खा लेते हैं तो अधपकी होने के कारण हमें 8-9 घंटे तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि उसे पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रोटी की जगह दलिया जल्दी पकता है, क्योंकि दलिया क्या होता है, गेहूं का आधा टुकड़ा जिसे कि करीब आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा पानी में उबाला जाता है और आधा घंटा से भी ज़्यादा पकने के कारण इसकी जो स्टार्च है वो पूरी तरीके से शुगर या शर्करा में रूपांतरित हो जाती है, तो ये पूरी तरीके से पच जाता है। इसीलिए जब हम दलिया खाते हैं तो उसका जो पाचन है वो रोटी के मुकाबले आधे समय में हो जाता है। इसलिए जब कोई बीमार होते हैं तो वो रोटी की जगह दलिया लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो रोटी के मुकाबले पचाने में जो है वो बहुत ही हल्का होता है। आप खुद कंपेयर करिए, कहाँ आधे घंटे तक पकने के बाद बना हुआ दलिया और कहाँ 2 मिनट में बन जाने वाली रोटी। जिसे पकने में इतना टाइम लगा है वो ही ठीक से पका होगा, जो 2 मिनट में बन गया है वो क्या पका होगा, वो कच्चा ही होगा। यदि आप रोटी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो रोटी को धीमी आंच पर बिस्किट की तरह सेकें। आपको खाखरा के बारे में पता होगा, ये राजस्थान और गुजरात का एक बहुत ही फेमस फूड आइटम है। इसमें बहुत ही पतली रोटी सेक कर और उसे धीमी आंच पे बिस्किट की तरह करारा किया जाता है, इसलिए ये पचने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है और टेस्टी भी लगती है। लेकिन अगर आप बाजार का खाखरा ले रहे हैं तो वो बहुत ही पहले के बने होते हैं, तो महीने 2 महीने पुराना खाना खाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप खाखरा घर में बना हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रोटी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाजार में जो खाखरा मिलता है वो मैदे से बनाया जाता है, इसलिए उसमें फाइबर नहीं होता है और उसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी भी नहीं होती है। अब हम बिस्किट की बात करते हैं। बिस्किट को हम लोग हल्का समझते हैं और पूरा पूरा पैकेट खा जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिस्किट और समोसे कचौरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बिस्किट बनाने के लिए 1 किलो मैदा में करीब आधा किलो घी या तेल डालना पड़ता है और फिर इसमें करीब 700 ग्राम चीनी डाली जाती है। फिर इसे करीब आधे घंटे तक सेका जाता है। तो जो कचौरी समोसे हैं वो बाहर से तलते हैं और जो बिस्किट है वो अंदर से तलता है, तो बात तो सेम ही है। इसीलिए ये बिस्किट खाने में जो है वो मठरी की तरह कुरकुरा लगता है। ये भी आधे घंटे तक तला ही गया है, लेकिन इसके अंदर तेल डाल के इसे सेका गया है, मतलब इसे अंदर से तला गया है, जबकि कचौरी समोसे को हम बाहर से तलते हैं। बिस्किट रोटी की तरह कच्चा नहीं है क्योंकि इसे करीब आधे घंटे तक सेका गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी तेल और बहुत ज़्यादा चीनी होने के कारण ये आंतों में सड़ता है और जो बच्चे बहुत ज़्यादा बिस्किट खाते हैं उनके पेट में जरूर ही कीड़े हो जाते हैं।
राजस्थान में जो मोयन डाल के मोटी रोटी बनाई जाती है, जिसे करीब 20 मिनट तक तवे पे सेका जाता है, वो रोटी फुल्का रोटी के मुकाबले पचने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, क्योंकि वो अच्छे से सिकी हुई होती है। जब हम पराठे बनाते हैं तो उसमें घी तेल लगाने के कारण स्टार्च जो है बहुत जल्दी पकने लगता है और ऊपर वाली परत जो है वो कुरकुरी हो जाती है, लेकिन अंदर से वो कच्चा होता है और घी तेल बहुत ज़्यादा गर्म करने के कारण कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं। इसलिए पूड़ी पराठा भी पचने में बहुत ज़्यादा ही भारी होते हैं। जब हम स्टार्च के साथ इतना ज़्यादा फैट मिला देते हैं तो वो पचने में उसको दुगने से भी ज़्यादा समय लग जाता है। यदि आपको पराठा खाना है तो आप धीमे आंच पे तवे पे पराठा सेक लें और फिर उसे उतार कर उसके ऊपर फिर आप घी लगा सकते हैं। यदि आप हलवाई की या फिर होटल में पूड़ी पराठा खा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कढ़ाई में जो तेल सुबह डाला जाता है, रात तक उसी तेल में बार बार जो है पूड़ी पराठे कचौरी समोसा तले जाते हैं। बार बार गर्म करने के कारण ये तेल कार्सिनोजेनिक हो जाता है। मीन्स ऐसा तेल ज़्यादा खाने से कैंसर ट्रिगर हो सकता है। अगर हम घर पे भी कुछ तलते हैं तो क्या हम उस बचे हुए तेल को फेंक देते हैं? जब आप घर पे बचे हुए तेल को नहीं फेंक रहे हैं तो होटल वाले उस तेल को क्यों फेंकेंगे? हो सकता है वो अगले दिन भी उसी तेल को इस्तेमाल करते हों। अब हम राजस्थान की पॉपुलर डिश बाटी की बात करते हैं। बाटी को आटे के गोले बनाकर करीब आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए धीमी आंच पे सेका जाता है। इसलिए ये फुल्का रोटी की तरह कच्ची नहीं होती है। बाटी जनरली पूरी तरीके से पकी हुई होती है। इसका स्टार्च जो है पूरी तरीके से शुगर या शर्करा में रूपांतरित हो चुका होता है, इसलिए ये रोटी के मुकाबले खाने में हल्की होती है। लेकिन जब इस पर बहुत ज़्यादा घी डाल दिया जाता है तो फिर ये फैट ज़्यादा डाला होने के कारण ये पचने में भारी हो जाती है। अगर हम कम घी के साथ बाटी खाएं तो वो रोटी के मुकाबले जो है वो जल्दी पचती है। अब हम बात करेंगे तंदूरी रोटी की। तंदूरी रोटी को थपथपाकर बड़ा किया जाता है, फिर तंदूर के अंदर चिपका दिया जाता है। ये रोटी 1-2 मिनट में पक जाती है और जब ठंडी होती है तो फिर ये रबड़ के तरीके से लिसलिशी हो जाती है और इसे दांतों से चबाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतना इसे चबाना पड़ता है, सब्जी के सारे अंदर निगलना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि जिस रोटी को दांत नहीं चबा पा रहे हैं उसको आंतें क्या पचाएंगी। ऐसी रोटी फिर सड़ के बाहर निकलती है और स्टूल में खट्टी बदबू होती है और एसिड होता है। अब हम बात करेंगे दाल ढोकले के बारे में। दाल ढोकली जो कि राजस्थान और गुजरात की फेमस डिश है, इसमें रोटी को दाल के साथ में उबाल कर पकाया जाता है और दाल के साथ में अच्छी तरीके से उबल कर पकने के कारण ये रोटी पूरी तरीके से पकी हुई होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की छौंकी हुई रोटी के बारे में। राजस्थान में बची हुई रोटी को मसाले वाले पानी में उबाल कर पकाया जाता है और फिर पानी में उबलकर पकने के कारण ये और अच्छी तरीके से पक जाती है और फिर खाने में हल्की होती है। यदि आप रोज फुल्का रोटी और कच्ची रोटियां खाएंगे तो ये स्टार्च जो है आपके दांतों के बीच में चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे दांत सड़ने लगते हैं। आजकल जिन लोगों के भी 40-50 के बाद में दांत जो है बहुत ज़्यादा सड़ने लगते हैं, उसका कारण जो है ये रोटी वाला जो स्टार्च है आपके दांतों के बीच में चिपक जाता है और फिर ये टूथब्रश से भी नहीं निकलता है। तो यही आपकी दांतों के सड़ने का जो है मेन कारण है। मेन बात मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो भी आप खा रहे हो वो पका हुआ होना चाहिए। चाहे आप उसे तवे पे सेक के पकाओ, चाहे आप उसे पानी में उबाल कर पकाइए, पर जो खाना ठीक से पका हुआ होगा वो जल्दी पचेगा और जो खाना कच्चा होगा वो पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं आटे की। आटा जिससे कि रोटियां हमको बनानी है, तो यदि आप पैकेट वाला आटा यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक पिसा हुआ होता है, फिर उसे छाना जाता है तो उसके अंदर चोकर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और वो आटा बेसिकली मैदा ही होता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए आप पैकेट वाले आटे को बाय बाय कर दीजिए। लोग घर में आटा चक्की नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चक्की से आटा खरीद के लाते हैं तो भी आप 1 हफ्ते से ज़्यादा का आटा ना लें। 1 हफ्ते से ज़्यादा का आटा जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और फिर वो खाने के योग्य नहीं होता है। अनाज या दालें जब पानी में भीगती हैं तो इससे इनके अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये ज़्यादा न्यूट्रिशन देती हैं, ये पचने में भी आसान हो जाती हैं। इसीलिए यदि आप आटा भी लगाएं तो उसे आधा घंटा जो है आटा लगाकर उसे छोड़ दें, उसे
पानी सोखने का टाइम दें। और यदि आप दाल चावल जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसे भी आप पहले 6-8 घंटे या फिर पूरी रात भीगने दें, जिससे कि उसके अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो ताज़ा कंडीशन में आ जाती है और फिर उसे पचाना जो है वो शरीर के लिए आसान होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेड की। यदि आप कच्ची ब्रेड खाते हैं तो ये पचने में बहुत ज़्यादा भारी होती है, और यदि आप इलेक्ट्रिक टोस्टर से ब्रेड को गर्म करते हैं तो सिर्फ इसका बाहरी जो हिस्सा है वही सिकता है, अंदर से फिर भी ये कच्ची होती है। इसलिए आप ब्रेड को बाहर उछालने वाले इस इलेक्ट्रिक टोस्टर को इस्तेमाल ना करें। और यदि आपको ब्रेड को पकाना है तो या तो आप इसे ओवन में वापस गर्म कर सकते हैं, या फिर आप इसे तवे पे धीमी आंच पे काफ़ी देर तक सेकें, जिससे कि अंदर तक पूरी तरीके से पक जाए। क्योंकि कच्चा स्टार्च तो कच्चा स्टार्च ही है, चाहे वो रोटी का कच्चा स्टार्च हो चाहे वो ब्रेड का कच्चा स्टार्च हो। प्रकृति के जो नियम है वो सबके लिए समान है और ये फिक्स नियम है। ये आपकी आदतें आपकी मजबूरियों को नहीं समझते हैं कि आपको किस टाइप की रोटी पसंद है, उससे प्रकृति के नियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति का नियम ये है कि अगर आप अपने शरीर में जो है कच्चा खाना डालेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर आपके शरीर में अधपका कच्चा खाना पचाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए ये सड़ता है और टॉक्सिन जनरेट करता है, और फिर शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने के कारण तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। बीमारियों के नाम बदलते जाते हैं, लेकिन इनका मूल कारण जो है वो शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठा होना है। और शरीर के अंदर जो गंदगी इकट्ठी होती है उसका मेन कारण है कि हम क्या खाते और क्या पीते हैं। यदि आप आपके शरीर में गंदगी डालेंगे तो वो शरीर पूरा उसको बाहर नहीं निकाल सकता है, वो गंदगी शरीर में बीमारियां प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आप बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।